सुबह के 4 बजे अचानक से दरवाजे पर धमधम की आवाज होती है और ये बस एक दरवाजे तक नहीं रुकती। लगातार हर दरवाजा इस तेज दबाव को झेलता है और जब विभा मार फातिया बाहर आकर देखती है तो बस एक ही बात हर दरवाजे पर कह जा रही थी कि पानी नहीं पीना, पानी में जहर है। हवा में एक अजीब सा डर और चिंता एक साथ तैरने लगती है और कुछ ही देर में सुबह का सन्नाटा अफरा तफरी में बदल जाता है। जी हाँ, आज की कहानी है इसी पर कि कैसे एक छोटी सी अफवाह ने आधे शहर को खाली करवा दिया। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पर भारत अनएक्सप्लोर। उन्नीस के सितंबर महीने के शुरुआती दिनों में गुजरात के चमकते फूलते इंडस्ट्रियल सिटी सूरत में एक अजीब सी अफवाह फैलने लगती है। जब 21 सितंबर की सुबह विभा मार फातिया और उनके पति को सोमिल, जो कि उनका नेबर था, डरा डरा आकर बताता है कि पानी मत पियो क्योंकि लोग मर रहे हैं। और अगले कुछ ही घंटों के भीतर शहर में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक संक्रामक बीमारी लोगों को मौत के घाट उतार रही है और कोई नहीं जानता है कि इसकी असली वजह क्या है। पर जैसे कि हमारी आदत है, लोगों ने पानी, दवाइयां और एंटीबायोटिक्स को जमा करना शुरू कर दिया क्योंकि हमको दिक्कत ना हो, बस लोगों को यही फर्क पड़ता है। बाकी जरूरतमंद लोग मरे जिए, इससे हमें क्या। पर छोड़िए, कहानी पर आते हैं। 24 सितंबर 1994 को स्थिति जो है वो इतनी बिगड़ जाती है कि विभा, सोमिल और उनके 2 छोटे बच्चे सूरत छोड़कर गुजरात के सतपुरा होते हुए मुंबई की लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं क्योंकि मकसद था जान बचाना, चाहे जैसे भी। पर कोई भी असली जानकारी नहीं दे रहा था और इस वजह से अफरा तफरी और पैनिक का माहौल चारों तरफ फैल गया। लगभग 2 दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर चले गए। 1947 के विभाजन के बाद ये सबसे बड़ा पलायनों में से एक था। शहर की 60% आबादी कुछ ही दिनों में शहर छोड़कर चली गई। 2 लाख से अधिक लोग बसों, कारों और पैदल ही शहर के बाहर निकल गए। पर अफवाह की सबसे खास बात यह होती है कि वो हवा के साथ बहुत तेजी से फैलती है। जब लोग मुंबई, दिल्ली और आसपास के शहरों पर पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ियों का जो नंबर है उसे देखकर लोगों के दिमाग में शक आने लगता है और उनको जाने के लिए कहने लगते हैं। और इससे ये शहर यानी कि सूरत और उसके नागरिक देश भर में प्लेग वाले लोगों के नाम से बदनाम हो जाते हैं। सूरत और उसके निवासी पूरे देश में एक अछूत बन गए हैं। ये कहानी उसी अफवाह की है। ये कहानी है सूरत में प्लेग फैलने की। प्रशासन ने यह घोषणा तो कर दी कि एक रोगी निमोनिक प्लेग के लक्षण के कारण मर गया, जो कि एक अत्यंत घातक बैक्टीरियल बीमारी है और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जान जाने का खतरा ज्यादा होता है। उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से भारत में लगभग 832 लोग संक्रमित हुए और आधिकारिक तौर पर 52 लोगों की जान गई, लेकिन वास्तविक संख्या अफवाहों और मिस डेटा के कारण कहीं अधिक ज्यादा हो सकता है। सूरत, जो वस्त्र और हीरा तराशने की इकाई का एक लोकप्रिय औद्योगिक केंद्र है, देश भर से प्रवासी मजदूरों को आकर्षित करता था। और जब 1994 में निमोनिक का प्रकोप बढ़ा तो इसकी 14 लाख आबादी में से 40% तो प्रवासी ही थे, जिनमें से 80% लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। हालांकि शहर के केवल 1/3 हिस्से में ही जल निकासी और पाइप से पानी पीने या फिर कचरा जो है उसको जमा करने का तरीका मौजूद था। सूरत में साहस नाम का एक एनजीओ चलाने वाली विभा कहती है कि असल में ये एक ऐसा शहर था जिसे व्यापार के अलावा किसी और चीज की परवाह ही नहीं थी। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि प्लेग पूरे शहर में कैसे फैला होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के कस्बों में जब क्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप फैला था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि 1993 के भूकंप के बाद जो राहत सामग्री भेजी गई थी, वही राहत सामग्रियों को खाने के लिए चूहे आ गए और उसी चूहों के द्वारा प्लेग फैला। रिपोर्ट के हिसाब से सूरत में भी भारी बारिश और बाढ़ के साथ साथ नगर निगम द्वारा निवारक उपायों की कमी के कारण सड़क पर जो गंदगी फैली, उसके ही कूड़े के ढेर में मरे हुए चूहे के शव कई दिनों तक सड़कों पर खुलेआम फैले रहे और यही सब कारण बना। अच्छी बात यह है कि सूरत प्रशासन ने 1 सप्ताह के भीतर ही प्रकोप पर काबू पा लिया, लेकिन शहर की जो प्रतिष्ठा थी उसके नाम को बहुत नुकसान पहुंचा। कारोबार ठप सा हो गया और लगभग 816 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। पर अगर इस अफवाह का कारण देखें तो प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी, मीडिया में अजीब सी खबरें फैलाने का जुनून
और बीमारी की प्रकृति को ठीक से समझ ना पाने की वजह से वास्तविक स्थिति को मीडिया ने अधिक डरावने माहौल बनाकर दिखाया। इन सब ने पैनिक, होर्डिंग और हड़बड़ी में बड़े फैसले लिए, जिसने इस अफवाह को जन्म दिया। जैसे दवाइयों का जमावड़ा, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों को बंद करना। लोग आज ही इस शहर को छोड़कर भाग जाएंगे, ये सोचकर कि यहाँ रहना जीवन के लिए खतरनाक है। ये सब क्यों हुआ? यही सब कारणों की वजह से। अब ये कोरोना वाली कहानी याद दिलाती है ना। हालांकि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर सहमत थे कि 1994 का जो प्लेग था और 2020 का जो कोरोना था, ये दोनों अलग अलग हैं। एक बैक्टीरिया है, दूसरा वायरस, लेकिन पैनिक, असमंजस और सामाजिक व्यवहार में जो पैटर्न दिखा उसमें काफी कुछ समान। और इनसे सीखने वाली बात आज भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई महामारी आती है तो झूठी खबरें, अफवाह, गलत सूचना और जानकारी का अभाव रोग की तुलना में कहीं अधिक भय को पैदा करता है। और ये बात उस समय भी हुई जब स्थानीय अधिकारियों ने प्लेग शब्द को प्रकोप शब्द के साथ जोड़ दिया। पर इस कहानी का एक और एंगल है जो अच्छा है, क्योंकि सूरत के इस भयावह अनुभव ने अंत में एक नया रूप दिया। इसके बाद, इस महामारी के बाद, प्रशासन ने यह महसूस किया कि अगर शहर की सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना को सुधारा नहीं गया तो अगली जो स्वास्थ्य विपदा आएगी वो इससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और इसीलिए तत्काल प्रभाव से अगले 2 वर्षों में ही सूरत ने जो परिवर्तन किए, जो सुधार किए, उससे शहर 1996 में भारत का सबसे साफ शहर बन गया। ये बदलाव उस समय के नगर आयुक्त सूर्यदेवरा रामचंद्र राव के नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने भ्रष्टाचार और नौकरशाही की सुस्ती को खत्म कर दिया और पूरी व्यवस्था को बदलने का काम किया। जैसे शहर को 6 भागों में बांट दिया, प्रत्येक क्षेत्र की प्लानिंग डायरेक्टर को नगर आयुक्त के अधिकार दिए ताकि निर्णय जल्दी हो, जवाबदेही के साथ लिए जा सके और अतिक्रमणों का दमन किया जा सके। बाजार में पेमेंट यूज टॉयलेट की स्थापना की गई और कूड़ा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया गया। इसके साथ साथ रोज समीक्षा बैठक होने लगी ताकि योजनाओं की प्रगति को जायज तरीके से लागू किया जा सके। अधिकारियों को एसी टू डीसी यानी एयर कंडीशन टू डायरेक्ट चार्ज जैसे नियम के तहत काम करने के लिए 5 घंटे तक कम से कम फील्ड में बिताना मैंडेटरी कर दिया गया, जिसमें कम से कम 2.5 घंटे स्लम इलाकों में जाया जाएगा। और जो अधिकारी अपने कर्तव्यों से भागते पाए गए उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इन सुधारों के कारण सूरत की छवि बदलने लगी। व्यापार, उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी वापस पटरी पर आ गई और लोगों ने शहर की स्वच्छता को एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में लेना शुरू किया। शहर के निवासियों की दैनिक आदतों में भी बदलाव आया। उदाहरण के लिए, फल और सब्जियों का बचा हुआ कचरा कहीं बाहर नहीं फेंकते थे। ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई। ये दर्शाती है कि कैसे एक भयावह संकट ने एक महान सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की। इसीलिए 1994 के सूरत प्लेग ने हमें यह भी सिखाया कि अगर हम समय रहते सावधानी बरतेंगे, अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करेंगे, स्थानीय प्रशासन नागरिकों के बीच तालमेल बनाएगा और अफवाहों से मुकाबला करने की सच्ची जानकारी, जो सही जानकारी है, उसको सही तरीके से फैलाएगा, तो किसी भी महामारी को ना सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है बल्कि उससे उभरकर एक बेहतर स्वस्थ समाज बनाया जा सकता है। ऐसा है कि यह कहानी आज जागरूकता की ज्यादा लगती है। जो अफवाह की कहानी थी, जो ऐसा था कि जिससे लोगों को बाहर जाना पड़ा, उस कहानी ने आपको लास्ट में क्या दिया, किस तरह बदलाव आता। ये कहानी आपको मोटिवेशन दे सकती है कि किस तरह आपको साफ सफाई रखनी है, जिसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। पर ये कहानी यही थी और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहे बजरंग की दुनिया पर। तब तक के लिए नमस्कार।